आज विश्व रंगमंच दिवस है। आप ही के लिए आज हम लेकर आए हैं नाटक नशा। इस नाटक को देखने आए प्रेक्षागृह में उपस्थित आप सभी गणमान्य अतिथियों का मैं कौशिक भट्टाचार्य तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन आर्ट कल्चर प्रस्तुति करा रही है, ठीक है। अच्छा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हम जब भी कोई कार्यक्रम शुरू करने जाते हैं तो उस ऊपर वाले को, उस ईश्वर को ज़रूर याद करते हैं। और हम भी समय को देखते हुए कार्यक्रम को शुरू करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि हम भी ईश्वर को याद करें। और इसी बहाने हम आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे शहर की जानी मानी हस्ती और बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री अजामिल जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर। हमारे सहयोगी जगदीश जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि को ससम्मान ऊपर ले आएं मंच पर। अजामिल जी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले मैं ये कह देना चाहूँगा कि उनके बारे में उनकी तारीफ़ करना सूरज को रोशनी दिखाने के समान है। मैं चाहूँगा हमारे नियंत्रक जगदीश गौड़ जी से मेरा अनुरोध है कि वो इस मंच पे जो दीप है उसको प्रज्वलन करने के लिए हमारे मुख्य अतिथि को थोड़ा, और आज भी उनके इस गरिमामय उपस्थिति में हमें आज का ये कार्यक्रम करने में हमें सहयोग मिलेगा। उनके सानिध्य में रह के हम अपनी ये प्रस्तुति प्रस्तुत कर पाएंगे। एक जोरदार ताली हो जानी चाहिए भैया। इसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारे जगदीश गौड़ जी हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करने, एक जोरदार ताली हो जानी चाहिए श्री अजामिल जी के सम्मान में। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि जगदीश जी या हमारे अभिषेक भैया हमारे मुख्य अतिथि को उनके स्थान तक ले जाएं जहां वो विराजमान थे। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी नशा हर जनमानस तक ये संदेश पहुंचाने का कार्य करती है कि नशा चाहे जैसा भी हो, वो उस व्यक्ति को दूसरे के साथ बुरा बर्ताव या व्यवहार करने का आचरण कर ही देती है। इस नाटक में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ दो मित्रों की कहानी, जिसमें दिखाया जाएगा कि एक निर्धन है और दूसरा कुलीन परिवार से संबंधित है। निर्धन मित्र पहले कुलीन समुदाय से चिढ़ता था, परंतु समय चक्र ने उसे उस कुलीन परिवार की संगत में रहकर उसमें विलासिता का नशा चढ़ा दिया। इसी नशा को ही हमारे मित्र तेजेंद्र सिंह तेजू ने किस प्रकार मनोरंजक बनाकर आप सभी के लिए इस नाटक को, आप सभी को पूरी तरह से इस नाटक में जोड़ने के लिए उनकी ये जो कोशिश है, अब हमें वही देखना है कि वो किस तरह से ये प्रस्तुति करते हैं। तो आइए देखते हैं आज की प्रस्तुति प्रसिद्ध नाटककार मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंकज गौड़ की परिकल्पना और निर्देशक तेजेंद्र सिंह तेजू के निर्देशन में नाटक नशा। धन्यवाद। तुम्हारे यहाँ से तो आने का मन ही नहीं कर रहा। एक बंगला बने न्यारा,
बंगला बने न्यारा, रहे कुन बाज सुने सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। सोने का बंगला, चंदन का जंगला, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा। सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा। अति सुंदर प्यारा प्यारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने। और बाहर उन लोगों का अत्याचार। गाना क्यों बंद कर दिया भाई? कलम है तुम्हारे पास? हाँ, कलम तो है, लेकिन गाना क्यों बंद कर दिया? गाना क्यों बंद कर दिया? बाहर उन लोगों का अत्याचार, यहाँ पर गाना। हुआ क्या है? अरे यार, वही पुराना रोज का। बाहर वो अमीरजादे उन गरीबों पर अत्याचार करते रहते हैं। ईश्वरी, ये सब मुझसे सहा नहीं जाता। तो भाई ये रोज का है, कोई नई बात तो है नहीं। शुक्र मनाओ कि तुम जब बाहर जाते हो तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता। वो इसलिए मेरे दोस्त क्योंकि तुम एक जमींदार के बेटे हो, और मुझे कोई इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूं, वरना बाहर मैं भी वहां मार खा रहा होता। ये देखो, इतिहास के पन्नों में भी तुम जमींदारों को कितना भयानक बताया गया है। जब ये पन्ने ही ऐसा करेंगे तो बाहर वो लोग क्या करें? तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी मान लेना चाहिए कि हम जमींदारों में कुछ तो खास बात होगी, जो इतिहास भी हमें बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। ईश्वरी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बिल्कुल बोलो दोस्त। माना कि तुम एक बड़े जमींदार के बेटे हो, पर उसका यह मतलब तो नहीं है ना कि तुम जमींदारों द्वारा किए जा रहे अन्याय और अत्याचार का समर्थन करो। देखो दोस्त, पहली बात तो ये कि मैं किसी के द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के अत्याचार का समर्थन किसी तरह बिल्कुल नहीं करता। और दूसरी बात ये कि हर जमींदार व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। और तीसरी बात ये कि मुझे लगता है कि इस जिंदगी में, इस दुनिया में हर चीजें एक समान नहीं होती। इन हाथों की पांचों उंगलियों को देखिए, क्या ये एक बराबर है? कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई ज्यादा छोटी है। तो मुझे लगता है कि उसी तरह इंसान भी होते हैं, कोई छोटे वर्ग के, कोई मध्यम वर्ग के, कोई बड़े वर्ग के। और बुरा मत मानना, कभी कभी तुम्हारा ये जमींदारों का विरोध ना सैद्धांतिक ना हो कि परिस्थिति जन्य अधिक हो जाता है। और सच कहूं एक बात, तुम खुद तो हो एक साधारण परिवार से। हाँ ठीक है, मैं जिस भी परिवार से आता हूं मुझे उस पर गर्व है। कम से कम मेरे अंदर तुम जमींदारों जैसी बेदर्दी और बेइंसानियत तो नहीं है। नौकरों से सीधे मुंह बात ना करना, उनसे हुई जरा सी भूल से आपे से बाहर हो जाना, यह कहाँ की इंसानियत है? तो भाई अभी तुम क्यों आपे से बाहर हो रहे हो? अच्छा तुम थोड़ा सा शांत, तुम बताओ कि मैं नौकरों से किस तरह का व्यवहार किया, तुम बताओ। वीर, इनसे जरा सी हमदर्दी जताओ ना तो ये सर पर बैठ के सोने की कोशिश करते हैं। तुम क्या समझोगे दोस्त, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? अच्छा ये बताओ कि दशहरे की छुट्टी का तुमने क्या सोचा है? सोचना क्या है यार, इस बार मैं छुट्टियों में घर नहीं जाऊंगा। क्यों भाई? क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं और अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। मगर एक बात बताऊं ईश्वरी, हाँ? यहाँ भूत की तरह भी रहने का मन नहीं करता। तो भैया यहाँ भूत की तरह रहने की कोई जरूरत नहीं है। अपना किताब कॉपी उठाओ, सामान मानो मेरे साथ, मेरे घर चलो। तुम्हारे घर? हाँ। तुम्हारे घर तो क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? ईश्वरी, हाँ? तुम बड़े जमींदार, तुम्हारे बड़े बड़े घर, तुम्हारे रहन सहन का तरीका अलग, मैं वहां कैसे रहूंगा? भाई मैं कभी कभी ना तुम्हारी सोच से बहुत तंग आ जाता हूं। चलो मैं मानता हूं कि मैं बड़ा जमींदार हूं, मेरा बहुत बड़ा सा घर है, लेकिन उस बड़े से घर में ये छोटा सा वीर भी तो रह ही लेगा ना। जाकर सामान मान दो और फालतू बात मत करो। ईश्वरी, सच में कोई दिक्कत नहीं होगी? अब भाई मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ऐसी खास समस्या होगी। हाँ, एक छोटी सी समस्या हो सकती है। वो क्या? वो ये है कि तुम्हें वहां जाकर एक बहुत बड़ी बात का ध्यान रखना होगा। क्या? देखो, मेरे पिताजी भी जमींदार हैं और उनके कुछ दोस्त भी। तो तुम वहां जाकर कोई भी ऐसी बात मत करना जो उन लोग को बुरी लग जाए, वरना मामला बिगड़ जाएगा और फिर मैं भी संभाल नहीं पाऊंगा। और सच कहूं तो मुझे लगता है कि वहां के लोगों को समझाने का कोई फायदा भी नहीं,
वहां की जनता पहले से ही समझती है सेवा करने के लिए ही हुआ। मगर ईश्वरी, वहां की जनता को अगर किसी ने समझा दिया कि उनमें और जमींदारों में कोई मौलिक भेद नहीं होता है, तो तुम जमींदारों का कहीं पता भी नहीं लगेगा। और फिर तुम्हें क्या लगता है, मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? दोस्त, फिलहाल तो मुझको तुमसे यही उम्मीद है। तो फिर ये तुम्हारी गलतफहमी है दोस्त, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अगर ये मेरी गलतफहमी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता भी नहीं है कि इंसान को कभी बदलना चाहिए। लेकिन वीर बाबू, तुम्हें क्या लगता है, तुम उन लोगों को मौलिक भेद के बारे में बताओगे जो स्वयं अपना हिसाब नहीं रख पाते? उनका हिसाब हमारे पिताजी के मुंशी जी रखते हैं। और एक बात बताऊं, मुरादाबाद में मेरा बहुत छोटा सा गांव है। वहां बाहर पढ़ने लिखने के लिए वही लोग जाते हैं जिनके बाप और दादा रईस हुआ करते हैं। अरे यही तो इस देश की विडंबना है कि बड़े जमींदार का बेटा होगा तो ही बाहर जाके पढ़ सकता है। मगर उन गरीब बच्चों का क्या? उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है? हंसो मत, मेरी बात सुनो। उन्हें भी उतना ही अधिकार है जितने जमींदारों के बच्चों को, और उन्हें जाके यही बताना है। तो दोस्त, उन्हें जाके ये बताने के लिए तुम्हें मेरे घर तो चलना पड़ेगा, और फिलहाल हमारी ट्रेन का हो रहा है समय। तो फटाफट तैयार हो जाओ और अपना सामान बांध लो, मैं जा रहा हूँ नहाने। और मेरी सुनो, पूरी बात- मेरी ये किताब रख लेना, बस अभी मेरी बात- 2 मिनट में आया भाई। ईश्वरी हाँ। फिर मुस्कुराकर टाल गया। अरे यार, तुम्हारे चक्कर में कुत्ता बोल गया, बस 2 मिनट में। ये लड़का भी ना हमेशा बात खत्म करके चला जाता है। खैर, ये है मेरा प्यारा दोस्त ईश्वरी। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का बेटा, और मैं भी एक गरीब क्लर्क का। हमारे यहां मेहनत और मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद नहीं। ईश्वरी और हम पिछले 5 सालों से एक साथ रह रहे हैं। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मगर फिर भी एक साथ रहते हैं। हम में परस्पर बहसें होती रहती हैं। मैं जमींदारी की बुराई करता हूं, उन्हें खून चूसने वाली जोक कहता हूं। मगर ईश्वरी का मानना है कि लोग छोटे बड़े होते हैं और अक्सर होते रहेंगे। जैसे कि हाथों की ये 5 उंगलियां, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई बहुत बड़ी है। पर मेरे हिसाब से ये एक लचर दलील थी। इस बात विवाद की गर्मा गर्मी में मैं अक्सर तेज हो जाता था और कुछ लगने वाली बात कह जाता था। मगर ईश्वरी तो हार कर भी मुस्कुराता रहता है। ऐसा है मेरा प्यारा दोस्त। हाँ भाई, सामान बांध लिया? हाँ, बांध लिया है। और तुम्हारा? ये मेरा कुर्ता रख दो उसमें। फिर वही जमींदारों वाला रौब। अरे दोस्त, ये जमींदारों वाला रौब नहीं है, इसको दोस्ती कहते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ मेरे दोस्त। हाँ, चला जाए। यार, ये बंद नहीं हो रहा है। बंद बाद में करना, पहले मेरा सामान रखो। ये कुर्ता। और सुनो, रेलगाड़ी ना प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आएगी, ठीक है? 2 से? हाँ। ये अटक गया है ईश्वरी। अरे भाई, रास्ते में बंद कर लेना, जल्दी चलो, पिताजी बहुत डांट लगा देंगे। चलो चलो चलो। अरे आराम से, मेरा देखो वो खुला हुआ है। भेलपुरी ले लो बाबू, भेलपुरी बाबू, भेलपुरी बाबू, एकदम चटपटी भेलपुरी बाबू, भेलपुरी बाबू, भेलपुरी लोगे? भेलपुरी बाबू, एक नंबर चटपटी भेलपुरी बाबू, भेलपुरी। साहब लगाया बाबू, एक पैसा बनाओ, क्यों ना जी बाबू। सुनो, मिर्चा कूट देना, नींबू निचोड़ देना। जी बाबू। अरे ईश्वरी, हाँ, अपनी गाड़ी का नंबर क्या है? 14688। 146 क्या? 88। 88। हाँ, रात 9 बजे। अरे ईश्वरी, अपनी गाड़ी तो रात 9 बजे की है। अच्छा। और हम लोग इतना पहले, अभी तो हम लोग 1 घंटे पहले आ अरे गए। मैं जानबूझकर तुम्हें थोड़ा पहले ले आया। क्यों? सोचा कि बाहर की थोड़ी ताज़ी हवा खा लेंगे, और मैं आज तुम्हें अपने सबसे पसंदीदा जगह खाना खिलाऊंगा। कहाँ? वो देख रहे हो? वो वहाँ? हाँ, वहाँ पे आओ। क्या भाई, क्या हाल चाल है? अरे आवाज साहब, आवाज बैठ। बैठो ही। साहब आप थको हैं, जरा पानी लेके आइए। हाँ, पानी पी। भेलपुरी ले लो बाबू, पता है, भेलपुरी। मैं जब भी घर जाता हूँ तो यहाँ का खाना जरूर खाता हूँ। क्यों भाई, ऐसी क्या खास बात है यहाँ? यहाँ की शाही पनीर बहुत लाजवाब। वाह, आपकी सब्जियों में भी शाही है, और यहाँ हमारा कोहड़ा खा खा के सारा जीवन गुजरा जा रहा है। तुम्हारी बातें भी ना। साहब ये ले पानी। धन्यवाद।
आप एक काम करिए। जी साहब बोले। आपके यहाँ जो सबसे अच्छा खाना, बिल्कुल। 2 थाली लगवा। अभी करा देते और सुनिए, शाही पनीर जरूर लगवाइए। कैसे बोल सकते हैं सब सब ईश्वरी, अरे ओ चाचा 2 थाली भोजन लगाना, अचार पापड़ के साथ और वैसे मैं वहां जाके करूंगा क्या ईश्वरी? से मिलता है मगर एक चाहने वाला तो मैं सारा दिन यही करता रहूंगा बड़ी क्या? मुश्किल से मिलता कुश्ती का आयोजन वो क्यों? टूटे वो तो मुझे ना नहीं पता, दिल लेकिन मैं जब से पैदा हुआ हूं तो हम तो टूटे ना अरे तुम्हें देखने की क्या जरूरत है मेरे पहलवान, तुम तो लड़ भी सकते हो। अरे नहीं, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। टूटे ना दिल टूटे ना टूटे ना ये रहा भोजन। तेरी तमन्ना करता हूँ क्या मैं कह रहे हो? क्या बाजरे का क्या? हाँ, बाजरे का बहुत दिल का खूबसूरत खेत है, तो हम खजाना भरता हूँ मैं राह अकेली राह अकेली डरता हूँ मैं कोई लुटेरा लूटे ना दिल टूटे ना टूटे ना टूटे ना साथ हमारा छूटे ना छूटे ना गम है कहीं तू साथ न छोड़े दिल न दिखाए मुंह को न मोड़े आस दिलाकर आस न तोड़े बन के नसीबा पूछे ना दिल टूटे ना टूटे ना दिल टूटे ना टूटे ना साथ हमारा छूटे ना छूटे ना जिसको तेरे बहला सकता हूँ चांद सितारे ला सकता हूँ रो सकता हूँ गा सकता हूँ मुझसे अगर तू रूठे ना दिल टूटे ना टूटे ना दिल टूटे ना टूटे ना साथ हमारा छूटे ना छूटे ना टूटे ना दिल टूटे ना टूटे ना मुझसे अगर तू रूठे ना दिल टूटे ना टूटे ना दिल टूटे ना टूटे ना साथ हमारा छूटे ना छूटे ना टूटे ना दिल टूटे ना टूटे ना ठीक है ना? दोबारा ये करना। करो, जाओ। चलो चलो। देखा तुमने यहाँ के नौकर मेरी कितनी इज्जत करते हैं और एक मेरे यहाँ के नौकर एक नंबर की कामचोर। हुजूरे आला, इसी तरह हम अपने नौकरों को भी इनाम और इकराम से नवाजते तो वो इनसे ज्यादा तमीजदार होते। तो तुम्हारा मतलब ये है कि ये मेरी इतनी इज्जत इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने इसको इनाम दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तमीज और तहजीब तो इनके खून में शामिल है ना? मैं तुमसे बहस में कभी जीत ही तो नहीं। शुरू क्यों करते हो? आराम से मेरा सामान चलो, हाँ, चढ़ो, ऊपर चढ़ो। गाड़ी एकदम सही समय पे पहुंचा दी ना ईश्वरी? हाँ, ये तो है। तो ये है मेरा मुरादाबाद का स्टेशन। कैसा लगा? काफी शांत वातावरण है यहाँ का। अरे ईश्वरी बाबू, अस्सलाम वालेकुम। रियासत चाचा, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सब खैरियत है, आप बताइए। बस दुआ है आपकी। हुजूर, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ये बाबू साहब हमारे साथ पढ़ते भी हैं और हमारे साथ रहते भी हैं।
या आप यूं कह लीजिए कि हम आपकी ही बदौलत मुरादाबाद में पढ़े हैं, वरना कब का भाग के इलाहाबाद आ चुके होंगे। और आपको पता है, इनके घर से कई मर्तबा तार आया, लेकिन मैंने सबका जवाब इंकारी में दिलवा दिया। मैंने कहा भाई अब की बार आप हमारे घर चलेंगे। आखिरी वाला तार तो 4 आने प्रतिशत उसकी कीमत थी। 4 आने? हाँ, लेकिन मैंने उसका भी जवाब इंकारी में दिलवा दिया और इन्होंने दोस्ती में दे दिया और मेरे साथ यहाँ चले आए। पर बाबू साहब बड़े सादे लिबास में रहते हैं। अरे दरअसल मैं बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि बाबू साहब हैं गांधी जी के परम भक्त। सादा जीवन उच्च विचार, उसी की राह पर चलते हैं। गांधी जी ने ऐलान किया, इन्होंने अपने सारे कपड़े उतारकर जला दिए। अब देखिए खादी धारण करके घूम रहे हैं। आप इनको देख के कह सकते हैं कि 2.5 लाख सालाना रियासत की इकलौते वारिस हैं। 2.5 लाख? हाँ, आपको क्या लगता है इनको देख? अब देख के तो लगता है कि कहीं नौकर होंगे। यही मुझे भी लगा था कि ये कहीं नौकर होंगे, लेकिन भाई बहुत अमीर और रईस है, इसलिए तो मैंने दोस्ती की है। अच्छा, सरकार अमीरों का ऐसा स्वभाव तो बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल सही कहा ठाकुर। देख के लगता ही नहीं कि बाबू साहब इतनी बड़ी रियासत के वारिस हैं। अरे आपने महाराज चांगली को सुना होता ना, तो दांतों तले उंगली दबा लेते। एक गाढ़े की मिर्जाई और चमड़े का जूता पहने बाजारों में घुमा करते थे। रियासत भाई, हमारे दोस्त तो मुरादाबाद की सारी खबर यही सुनाते हैं। मुआफी हुजूर, आइए चलिए। ठाकुर साहब, अरे लाइए हुजूर। अरे दीजिए हुजूर। नहीं ठीक है, मैं अरे हुजूर आप छोटे सरकार के दोस्त हैं। अरे नहीं, मैं अरे दीजिए हुजूर। आराम से आइए हुजूर, बाहर घोड़े तैयार खड़े हैं। आइए। ईश्वरी एक मिनट, क्या कहा, हम घोड़ों से जाएंगे? तुम कहो तो मैं हाथी बुला देता हूँ। ये कैसी बात कर रहे हो ईश्वरी? उन लोगों को भले नहीं मालूम, मगर तुम तो जानते हो ना, घुड़सवारी तो दूर, मैंने कभी गधे की भी सवारी नहीं की है। क्या बात कर रहे हो यार, मैंने तुमको कहा था ना कि यहाँ पे तुम उतना ही बोलोगे जितना मैं तुम्हें बोलने को कहूँगा। ना एक शब्द इधर ना एक शब्द उधर। पिताजी के सामने मुंह मत खोलना। चुप। घोड़े नहीं मेरी जानते? बेइज्जती करवाओगे क्या? चुप। घोड़े नहीं जानते? अरे घोड़े जानते हैं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अरे घोड़े पे आज मुनीम जी। जी हुजूर। आज मेरा बेटा इतने दिनों के बाद घर आ रहा है, दशहरे की छुट्टियों में, लेकिन ऊपर से ये अंग्रेजी सरकार का लगान वसूली का काम समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? आप उनका हम पर छोड़ दें, हम सब संभाल लेंगे हुजूर। हाँ हाँ, हम जानते हैं कितना संभाल लेंगे आप। कितना लगान वसूला है अभी तक आपने? हुजूर हुजूर 400 रुपया हो गया है। 400 रुपए? अरे मुनीम जी, मात्र 400 रुपए वसूल आपको? अरे अब ये क्या है? अरे हुजूर फरियादी है ससुरे, लगान माफी के लिए आए होंगे, ना जाने कहां कहां से चला हुआ है हुजूर। बुलाइए, बुलाइए उनको। अब भैया, अब बैठे हैं सरकार, बैठा। सरकार अब क्या बतावे सरकार, बड़ी मेहनत के बाद इतनी अच्छी फसल मिल रही, लेकिन गुरुवन सारा के चढ़ा है सरकार। सरकार अब कुछ खाएगा नहीं है तो दे ही कहां से? सरकार बस एक बार अब का माफ कर दे सरकार, बस एक बार। हुजूर 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 मौसम की मार पड़ गई हुजूर, सारी गेहूं की फसल नष्ट हो गई हुजूर। बस अब एक मौका दे दे हुजूर, सारा लगान चुका देंगे सरकार। आप माई बाप है सरकार एक मौका दे दे हुजूर। सरकारी बार बूढ़ा में हमारी पूरी फसल खराब हो गई सरकार बार हमका जमा कर दो, अगली बार सरकार आपके पूंजी वापस कर दे।
सरकार हमारी भैया बहुत बीमार हुई करेगी सरकार। ये बदे फसल नहीं हो पाई सरकार। एक बार हमके माफ कर दे सरकार, अगली बार टाइम पे लगान देंगे सरकार। मालिक इस बार हमारी रेलवे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी मालिक, इसीलिए पूरा लगान जमा नहीं कर पाए मालिक। एक मौका दे दो मालिक, अगली बार हम पूरा लगान जमा कर देंगे मालिक। अरे तुम्हारा तो हर बार का ही है मालिक कहा तुम्हारा लगान सरकार दी है, लीजिए, बैठिए। तुम लोग जाओ, हम अंग्रेजी सरकार से बात करेंगे और मुनीम जी तक के माध्यम से खबर करा देंगे। भाई बाप है सरकार हमारी। सरकार बात करिए ना, चलो। आपे भाई बाप है हुजूर। आपे भाई बाप है हुजूर। आपे भाई बाप है। मुनीम जी, जी सरकार। किसी भी तालुके का लगान माफ नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह साम दाम दंड भेद किसी भी तरह लगान पूरा पूरा वसूलना है। ये हम पर भरोसा रखें सरकार, सब हो जाए। और वो अंग्रेजी सरकार का खत आया था, कोई सरकारी बाबू आने वाले हैं? हुजूर वो तो आ जाने वाला रहे आज? अरे मुंशी जी, आज तो मेरा बेटा भी आ रहा है। अरे आपको पहले बताना चाहिए था। क्या है? ये ओ आई बाबू है। बोल लीजिए, सरकारी बाबू आ भी गए, जल्दी ले आइए। ओए, आवे सरकार, आवे। तो तकलीफ आवे में। नमस्कार जमींदार साहब। आइए सरकारी बाबू, आइए आइए, बैठिए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? जमींदार साहब, हमारी तकलीफ छोड़िए, हमसे ज्यादा तकलीफ में तो अंग्रेजी सरकार है आपकी वजह से। अंग्रेजी सरकार, वो हमसे तकलीफ उनको? अरे मुंशी जी जरा बताइए, हमसे क्या तकलीफ हो गई अंग्रेजी सरकार से भाई? ऐसा इसलिए जमींदार जी क्योंकि आपका लगान इस बार वक्त से जमा नहीं हुआ है। अरे हुजूर, क्या बताएं, हमारी सरकार बहुत दयालु आदमी है। कुछ फरियादी आ रहे हैं हुजूर, उनका तनी के मोहलत उदे हैं हुजूर, हो ही जाए हुजूर। आप काहे परेशान हो रहे हैं, हो ही जाए हुजूर। जमींदार साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप कितने दयालु हैं, कितने निर्दयी, इस बात से अंग्रेजी हुकूमत को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसको तो बस लगान चाहिए, वो भी पूरा और वक्त पर। सरकारी बाबू, हम भी अंग्रेजी सरकार के कायदे कानून से वाकिफ है। दरअसल बात कुछ यूँ थी कि मेरा बेटा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। काफी दिनों के बाद घर आ रहा है और ऊपर से ये दशहरे का त्योहार, ये तो है। तो थोड़ा सा हफ्ते भर का समय और दे दीजिए ना, तो पाई पाई लगान हम अंग्रेजी सरकार का जमा करा देंगे। ठीक है जमींदार जी, हफ्ते भर का समय हम और दे रहे हैं आपको, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि हफ्ते भर में लगान जमा हो जाना चाहिए, वरना हम आपके बचाव में कुछ कर नहीं पाएंगे। अरे नहीं नहीं, आपका लगान पूरा पूरा जमा हो जाएगा। वैसे जमींदार जी, थोड़ा ध्यान हमारा भी रखिएगा। हाँ, वो जरूर जरूर। मुंशी जी, जरा सरकारी बाबू के लिए इनके जलपान का भी प्रबंध करा दीजिएगा। बिल्कुल सरकार, आप अपना भरोसा रखें। हाँ, जमींदार साहब, मैं चलना चाहूंगा। हाँ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जाइए, छोड़ के आइए। ये ईश्वरी को लेने कोई स्टेशन गया कि नहीं गया? आए अरे ईश्वरी को लेने कोई स्टेशन गया कि नहीं गया? आए अरे ईश्वरी को लेने कोई रेलवे स्टेशन गया कि नहीं गया? हाँ याद नहीं राहुल। अच्छा अच्छा, रियासत अली और ठाकुर। चल। और जाके रसोइया से कह देना ईश्वरी के लिए ईश्वरी का मनपसंद का भोजन बनाए और नहाने का पानी भी रखवा देना। अरे सुना कि नहीं? चला गया। अरे सुनाई दिया कि नहीं? आओ भी, ये थी मेरी कोठी और ये मेरे पिताजी। अरे बेटा ईश्वरी, राम पिताजी। खुश रहो बेटा। और बेटा रियासत अली जी, ये सामान जरा ईश्वरी कमरे में पहुंचवा दिए नौकरों से कहते।
और हुजूर, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ, ताजुके चलना है। ठीक है। जी, आइए। पिताजी ये मेरा दोस्त है वीर। अब जल्दी बैठ। प्रणाम चाचा जी। आपको नहीं पता पिताजी, वीर बहुत बड़ी रियासत का इकलौता वारिस है। 2.5 लाख सालाना। 2.5 लाख? इसके घर में क्या क्या नहीं है, हाथी है, घोड़ा है, और वो क्या होती है आजकल जिससे अंग्रेजी सरकार चलती है, मोटर गाड़ी। मोटर गाड़ी। इसके पास वो भी है। अब ये यहाँ आ ही नहीं रहा था, मैं इसको घसीट के जबरदस्ती लेके आया। अरे बेटा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया बेटा। बेटा तुम दोनों थक गए हो, जाओ नहा धोकर खाना पीकर आराम करो और फिर ईश्वरी को भी अपनी रियासत दिखाओ। आखिर इन्हें भी पता चलना चाहिए कि ईश्वरी की भी रियासत कितनी बड़ी है। मैं जरा रियासत के साथ ताल्लुके जा रहा हूँ कुछ काम से, मैं आके मिलता हूँ। और वीर बेटा जी जी, इसे अपना ही घर समझना। जरूर जरूर। यार ईश्वरी, तुम बहुत शैतान हो। क्या किया मैंने? अरे अपने पिताजी के सामने मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो? हुआ क्या? अरे 2.5 लाख तो दूर, मेरे पास 2.5 कौड़ी भी नहीं है। हंस रहे हो? एक तो तुम्हारे हंसने से मुझे बहुत डर लगता है ईश्वरी। बोलो। अगर मैं पिताजी को तुम्हारे बारे में इतना बढ़ा चढ़ा करना बताता ना, तो पिताजी तो दूर, यहाँ के नौकर भी तुमसे बात न करते। मुझे यहाँ क्यों लेके आए? जिस ठाकुर ने तुम्हारा सामान उठाया है ना, वो तुम्हें देखते ही गोली मार देता। अरे बाप रे, यहाँ मुझे क्यों मरवाने लेके आए हो? मैंने कहा था ना एक शब्द इधर बोलना और ना एक शब्द उधर। एक तो मेरा नाम भी गलत लेते अरे हैं। सब ठीक है, हो जाएगा। हाँ बैठो भी। ये क्या है? ये मेरी पसंदीदा कुर्सी है, पिताजी ने मुझे जन्मदिन पर तोहफे में दी। मैं बैठ जाऊँ उस पे? हाँ हाँ जरूर, अपनी ही समझो। अरे काफी आरामदायक है ये। हाँ है ना, वो तो है। ये कौन है? क्या हाल है मंगरूलाल? नमस्कार सरकार। नमस्कार। आज बढ़िया है सरकार, आपकी कृपा है। बस हम जैसे ही सुने कि आप घर आ गए, हम भागत भागत आपके पास आ गए सरकार। बहुत बढ़िया। अब आप इतनी दूर से आ रहे हैं, थक भी गए होंगे। लाइए मैं आपके हाथ पैर दबा देता हूँ सरकार। ये देखिए। अच्छा सुनो, पहले मेरे नहीं, पहले इनकी सेवा करो। ये हमारे मेहमान हैं और खास दोस्त भी, अच्छे से सेवा करो। ठीक है मालिक, पहले इनका ही पूरा मसाज सब। ये क्या निकाल रहे हैं आप? ये आप बस लेट जाइए, सारा दर्द दूर कर देंगे। नहीं ये है क्या? ये सरसों का तेल है। तुम्हारे हंसने से मुझे डर लगने लगता है ईश्वरी। अरे आराम से आराम से आराम से। अरे 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 बाप रे, अरे अरे चाचा जी, ये मेरी वाली मुंडी। अरे मालिक मालिक थोड़ा। अरे 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 हो गया। अरे ईश्वरी को रोको, ये तोड़ देंगे हाथ। पिताजी के साथ। अरे बाप रे, अरे मेरा हाथ। मालिक ये वाला हाथ। अरे टूट जाएगा मेरा हाथ। निकाल लेगा। पीठ हो गया मेरा, पीठ हो गया। मंगरू, अरे मुंडी मेरी मुंडी निकल जाएगी। मंगरू, बस। अब सुनो, श्यामलाल से कह दो कि खाने का बंदोबस्त कर। ठीक मालिक, अभी करते हैं। मालिक प्रभु कृपा होगा तो बताइए। हो गया। सब दर्द दूर कर। अरे मालिक, अरे मेरी मुंडी। क्या हाल है वीर बाबू? अरे देखो, मेरी मुंडी निकाल रहा था ये। सरकार पानी ले आए, मुंह हाथ धो लीजिए। अरे नहीं इनका धुलाइए। अरे इनको धुलाओ। सरकार आप हमारे मेहमान हैं, पहले आप ही धुलेंगे। हो गया। नहीं इनका धुलाइए आप। सरकार पानी है, पक्का ताजा ताजा। कुएं से ले आए। अब पानी। बस हो गया, पानी धुल लिया। सरकार हाँ और तुम्हारे घर में क्या हाल चाल है? सरकार अब क्या बताए, शादी की बात चल रही है हमारी। अच्छा, बस थोड़ा पैसे का हो जाता साहब। हाँ ठीक है, घबराओ मत, मैं मुंशी जी से कह दूंगा, वो कुछ बंदोबस्त कर। जय हो सरकार की। सुनो, मैं पिताजी से कह दूंगा तो वो तुम्हारी लगान भी माफ। अरे सरकार आप ही तो हैं, सब कुछ हमारे। अच्छा सुनो, श्यामलाल से कहो कि खाने की तैयारी है। बोल देते हैं। तो वीर बाबू चला जाए खाना खाने। हाँ भाई चला जाए, मजा आ गया। ये बताओ ईश्वरी, हाँ खाना खाने के लिए भी आदमी रखा है?
नहीं रखा तो नहीं है, तुम कहोगे तो पिताजी उसका भी बंदोबस्त कर देंगे। भाई खाना हमको खुद खाना है। बहुत हो गया है, मेरा पेट भर गया, अब नहीं खाना हमें खुद ही खाने में। ईश्वरी, ये तो मुझे कहाँ लेकर चल रहे हो? हमारे यहाँ का सबसे पुराना जंगल है। अरे छोड़ो भी। अरे काफी पुराना, काफी भयानक लगता है। हाँ हाँ, बहुत पुराना। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो पिताजी मुझे खूब डांट लगा। क्यों? अब यहाँ पे बहुत भयानक जानवर रहते हैं। तुम जब से यहाँ आए हो मुझे भयानक गति लेके जा रहे हो। नहीं खड़े। आपको पेड़ के पीछे जा। एक बार मैं और यासर चाचा शिकार करने आए थे। वहीं से काला सांप निकला था और यासर चाचा को काट दिया। अरे यार, मुझे यार, तुम जब से आए हो मेरे में कुछ ना कुछ यहाँ मरवाने के लिए लेके आए हो। क्यों? तुम कैसे रह सकता है? तुम बता रहे हो आपके साथ है, तुम कैसे रह सकते हो? क्या हुआ? तुम्हारी वजह से उड़ गई यार। मेरी वजह से कुछ चिल्ला क्यों रहे? यहाँ पे आवाजें आ रही हैं। नहीं, मेरे पास नहीं है। अरे मेरे पास नहीं है। अरे उधर तो सांप था। उधर। अरे इधर तो सांप था। वहाँ जाके पीछे करो। तो मुझे पता नहीं कहाँ लेके आए हो ये। अब चिल्लाना मत। हाँ नहीं चिल्लाऊंगा। आवाज बिल्कुल मत करिए। हाँ, ठीक है। तुम क्यों चुप हो गए? ईश्वरी, मुझे यहाँ आवाजें सुनाई पड़ रही। ईश्वरी, ईश्वरी, तो हाँ वीर बाबू, हाँ मजा आया आज घूमने में? अरे बहुत मजा आया ईश्वरी। हाँ लेकिन एक बात बताऊं, हाँ मैंने सोचा था कि यहाँ चलूंगा, थोड़ा बहुत मौज मस्ती करेंगे और कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर लेंगे। पर यार ईश्वरी, यहाँ तो वक्त का पता ही नहीं चला। सच कह रहे हो यार। पिछली बार मैं आया था तो मैंने खूब पढ़ाई की थी, लेकिन जब से तुम्हारे साथ आया हूँ मैंने किताब छुआ भी नहीं है। हाँ वो तो, लेकिन एक बात बताऊं, हाँ वहाँ वो चिड़िया को मर जाना चाहिए था। तुम्हारे चिल्लाने की वजह से नहीं मरी। अरे मैंने क्या किया? तुम शोर मचा रहे थे। अच्छा बेटा ईश्वरी। जी पिताजी। और बेटा कैसे हो? जी हाँ, मैं ठीक हूँ। और वीर, हमारी रियासत देखी? जी चाचा जी, आज ईश्वरी मुझे दिन में पहले खेत घुमाया, उसके बाद हम जंगल गए थे शिकार करने। जंगल? जी ईश्वरी, जी मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि जंगल मत जाया करो। मैं पिताजी। लेकिन तुम बचपन से ही ढीठ हो, मानते ही नहीं। पिताजी बहुत दिन गए हो गया था। बहुत दिन गए हो। बेटा वीर, जी चाचा जी। मैं ईश्वरी को लेके कुछ काम से जा रहा हूँ, और तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो तो नौकरों को आवाज दे देना। जी जरूर। ईश्वरी चलो आप। इतनी बार मना किया, गलती हो गई पिताजी। मानना नहीं है बस। चलिए। पता होता ये इतना डांट खाने वाला है तो इसको और बता देता कि मुझे इससे सांप को लेकर कितना डराया था। आज पुराना ही चादर बिछा हुआ है और ये नौकर है। चलो बदल, मैं क्यों बदलूं? यहां तो इन्होंने आदमी रखा है और आज किसी को याद भी नहीं रहा। कहां मर गए सबके सब? आ जाने दो, खबर लेता हूं मैं इनकी। पता नहीं कहां मर गए।
कहाँ गए? कोई भी नहीं दिख रहा आज। जंगली साहब, आओ नवाब साहब आओ। कहाँ थे अभी तक तुम? सब घर के कामों में लगा था साहब। घर के कामों में इतना लगे हुए थे कि भूल गए कि मेरा बिस्तर भी लगाना है। सब मैं बस अभी नहीं 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 नहीं, अब लगाने की क्या जरूरत है? हाँ, मैं तुम्हारा यहाँ पे मेहमान कहाँ हूँ? मैं तो जमीन पे सो जाऊंगा, कुछ दिन रहूंगा फिर चला जाऊंगा। कौन सी मेरी चाकरी करते हो? अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं करने की, मैं खुद कर लूंगा। मैं बस कर लेता हूँ। कामचोर, मेरे यहाँ ये सब एक दिन नहीं चलेगा, समझे कि नहीं समझे? माफी साहब, चल जाओ यहाँ से। सब तमीज। ईश्वरी, वो आज बिस्तर। कोई बात नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया। ये सारे हरामखोर इसी लायक हैं। अच्छा, मैं तुमसे ये कह रहा था कि मैं पिताजी के साथ एक निमंत्रण में जा रहा हूँ, तुम साथ चलो? अरे नहीं, आज बहुत थक गया हूँ मैं, तो थोड़ा देर आराम करूंगा। ठीक। हाँ, तुम जाओ। किसी भी चीज़ की जरूरत हो आवाज़ लगा देना। अरे जरूर। और अगर कोई ना सुने तो मुझे बताना। हाँ, तुम आराम से जाना। हाँ हाँ ठीक है। घर में मेहमान आया है, अरे हरामखोरों को आवाज़ लगाता है, सुनाई नहीं देता। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी वजह से चिल्ला रहा है ये लड़का भी ना। ये देखो, दिया तो जलाया ही नहीं, अब इसके लिए भी क्या किसी और को बुलाना पड़ेगा? अरे कोई है? कोई सुन रहा है? पता नहीं कहां मर गए सबके सब कामचोर। क्यों मियां, कहां थे अभी तक? जी तुम्हें इतना भी याद नहीं था कि मेरे कमरे का दिया तो जला दिए होते? अब मैं अभी नौकरों से कह देता हूँ। इधर सुनो, नौकरों से क्यों? तुम जला दो तुम्हारा हाथ कट जाएगा। चलो जाओ जरा उसको। माफी हुजूर। कामचोर लोग माफी। मेरे यहाँ होते तो एक दिन ना चलता ये सब, धक्के मार के घर से निकाल दिए गए होते। बस पगार लेना है इनको, काम धाम कुछ नहीं करना है। न जाने कैसे कैसे कामचोरों को पाल रखा है। आज यहाँ जब से आया हूं तब से पढ़ने का भी मन नहीं करता। क्या लिखूं क्या पढ़ूं? अरे जल गई। जला रहा हूं हुजूर। इतने आलसियों के पाल रखा है, कैसे कैसे काम करते हैं ये सब। जल गया? जी हुजूर। चलो जाओ यहां से, और दोबारा याद रखना, आइंदा ऐसा हुआ ना धक्के मार के निकालूंगा तुम्हें मैं। कामचोर लोग। इस तरह से तो मेरे हुजूर ने मुझसे कभी बात ना की। और ये 2 दिन के आए मेहमान, इनकी ये मजाक। अरे रियासत भाई, क्या हुआ? अरे सरकार प्रणाम। आओ ठाकुर। क्या हुआ सरकार, आप बड़ा परेशान नजर आ रहे हैं। कोई बात हो तो बताइए, अभी मैं एक एक की खैर ले लूंगा तुरंत जाके। क्या खैर ले लोगे तुम? ना मेरा बिस्तर लगा हुआ था, ना दिया जले हुए थे। कहां थे तुम अभी तक? अब बता रहा हूं मैं खैर ले लूंगा। अब आप ही सभी को दिखाना है यहाँ। नीचे बैठो, वहीं बैठो, कुर्सी पे बैठे। बताओ कैसे आना हुआ? आप तो गांधी जी के भक्त हैं ना? हाँ, वो तो मैं हूं ही। सुना है कि जब सूरज आ जाएगा तो जमींदार ना रहेंगे। अरे तो जमींदारों को रहने की जरूरत ही क्या है ठाकुर? वो लोग खून चूसने के अलावा और करते ही क्या है? माने सरकार, सारे जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? अरे बहुत से लोग तो खुशी खुशी दे देंगे, जैसे कि मैं। और जो नहीं देगा तो उसकी जमीन तो छीननी पड़ेगी ना ठाकुर। ओ हुजूर, बुरा ना माने तो एक बात कहूं। मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानता ठाकुर। अरे शुक्रिया हुजूर। यहाँ 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 ऐसे। हाँ बोलो। आजकल जमींदारों का जुल्म बढ़ता जा रहा है हुजूर। अगर आपकी कृपा हो तो अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन इस नाचीज को दे दें,
आपकी सेवा में जिंदगी काट देंगे हुजूर। तुम बहुत नेक आदमी लगते हो ठाकुर। अरे शुक्रिया हुजूर। देखो मेरा इख्तियार तो नहीं हुआ है, मगर जो ही हुआ तो मैं सबसे पहले तुम्हें याद करूंगा। मुझे? हाँ इधर आओ। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मोटर गाड़ी? हाँ मोटर गाड़ी। नहीं हुजूर। तो फिर सीख लो, क्योंकि मैं तुम्हें अपना ड्राइवर रखूंगा। मुझे? तुम मेरे सबसे खास आदमी होगे ठाकुर। अरे जय हो सरकार की। जाओ मस्त रहो। हुजूर क्या हुआ? ईश्वरी बाबू बुला रहे हैं ना आपके। कहाँ? अरे आज गांव में मजमा है ना। तो तुम मुझे अभी बता रहे हो? वो आपसे बात करने में मैं इतना लीन हो गया ना कि मैं भूल गया हुजूर। तुम मक्खन बहुत बढ़िया लगाते हो बेटा। चलो जाओ, आता हूं मैं। जल्दी आओ हुजूर। घोड़े तैयार हैं। तुम मुझे घोड़ों से लेके जाओगे? सरकार आप कहें तो आपके लिए कंधे ही हाजिर है। चलो आता हूं मैं। जल्दी आओ हुजूर। भगनवा कहाँ है? इधर है भैया। बैठा रहा। मंगल चाचा। आओ बढ़िया है। चाचा ठीक बा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोलवा खाना ना खाएगा एक बढ़िया। नमस्कार भैया। नमस्कार। सब खानदान का हाल चाल है? सब बढ़िया सब बढ़िया। तो शुरू करा जाए। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। 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 उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी बजवा तो कन्या। उड़ बैठी बजवा तो कन्या। उड़ उड़ बैठी बजवा तो कन्या। अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी पनवैया। समझ में नहीं आता है क्या? अपनी हाथ में रहना तुम सब। नहीं पसंद आता मुझे ये सब। दोबारा मुझे हाथ मत लगाना। जंगली चाहे। ठाकुर अरे कुछ नहीं हुआ, आप लोग परेशान मत होइए। मेरा दोस्त थोड़ा सा गर्म दिमाग का। आप बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ चाचा चालू करिए, मैं आता हूँ। ठीक है ना? चालू करिए। कौन रहा भाई? पता नहीं। अरे भैया ईश्वरी बाबू के दोस्त रहे। अरे घंटे कहाँ ले चला है हम करते? अरे भाई सुना है 2.5 लाख की रियासत के लौते वारिस है। अरे 2.5 लाख के हो चाहे 2.5 करोड़ के, आदमी पूरे 2 कौड़ी के रहे। एकदम सही बोले। अरे हाँ रंग में भंग होएगा हमारा।
हुआ? कुछ नहीं, तुम बैठो। तुम वहां से इस तरह क्यों चले आए? ईश्वरी, क्या तुम भूल गए हो कि तुम एक जमींदार के बेटे हो? कैसे तुम वहां पे उन लोगों के साथ नाच रहे थे? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। ये तुम कह रहे हो वीर? तुम्हारे मुंह से ये बात शोभा नहीं दे रही। मैंने पहले ही कहा है कि हर इंसान एक समान नहीं होता, लेकिन वो समाज का हिस्सा होता है। इन हाथों की 5 उंगलियों को देखो, ये हाथों का हिस्सा अरे है। बहुत हो गया तुम्हारे ये हाथों की 5 उंगलियां। लेकिन उन गांव वालों को तो याद रखना चाहिए कि उनकी औकात क्या है। तुम उनके साथ घुल मिल के डांस कर रहे हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर, खबर मिली है कि परसों से हमारी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो हमें कल सुबह की ट्रेन पकड़नी है। परसों से? हाँ। ईश्वरी, हाँ, अपनी परीक्षाएं कब नजदीक आ गई पता ही नहीं चला। सच कह रहे हो दोस्त। पर दोस्त, जीवन तो तुम्हारा ही है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे खाना खाने के लिए आदमी, नहलाने धुलाने के लिए आदमी, सारे सेवा सत्कार के लिए आदमी रखा है। अच्छा भाई, जीवन हो तो जमींदारों जैसा ही हो। लेकिन वीर बाबू, मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसने कहा था कि जमींदारी बहुत खराब चीज होती है, वो लोगों पर अत्याचार करते हैं। कौन था दोस्त? वो दोस्त वीर था। मैं? अच्छा सुनो, सुबह की गाड़ी है, तो मुझे लगता है कि सामान बांध दो। चलो, ये लो अपना बक्सा भाई, और मैं भी बांध देता हूँ। और सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएगा, ठीक है ना? हाँ, मैं कुर्ता लेकर आता हूँ। हाँ, ले लो और थोड़ा आराम भी कर लो। रियासत अली जी हुजूर। ईश्वरी को आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इतनी जल्दी चला जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ हुजूर, एक पिता के दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, लेकिन हुजूर एग्जाम्स नजदीक हैं, इसलिए जाना जरूरी है। अरे मुझे भी मालूम है कि इम्तिहान नजदीक है, लेकिन पिता का दिल है। अरे कुछ दिन और रुक जाता तो क्या हो जाता। लीजिए हुजूर, सामान भी आ गए। ईश्वरी बाबू अभी तक नहीं है। अरे ईश्वर, रियासत तुम ही बात करो। अरे कुछ दिन रुक तो जाए। मैं समझ सकता हूँ हुजूर, आपने उनको एक पिता और एक माँ दोनों का प्यार दिया है। उनकी माँ के गुजर जाने के बाद आपने उन्हें उनकी कमी महसूस कभी नहीं होने दी। लीजिए, छोटे सरकार भी आ गए। आराम से जाना और जाते ही तार भेजना। और वीर बेटा, इस बार हम आपकी रियासत भी देखने आएंगे। हम भी चलेंगे हुजूर। हम भी आएंगे हुजूर। जरूर ठाकुर, हम तुम रियासत चाचा सब लोग वीर की रियासत देखने चलेंगे। क्यों वीर? लेकिन वीर के चेहरे पर कुछ परेशानियां नजर आ रही हैं मुझे। हाँ चाचा जी, वो आप लोगों ने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया है, तो मुझे भी जाकर आपके लिए तैयारियां करनी अरे होगी। कोई तो बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और हम दोनों मिलकर तैयारियां करेंगे। हाँ। अब पिताजी, हमें लगता है कि निकलना चाहिए, समय हो रहा है। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा आराम से जाना। हाँ, खुश चलो रियासत। आइए अब इजाजत दीजिए चाचा जी। ठीक है, लेकिन हम आपकी रियासत देखने जरूर आएंगे। जरूर चाचा जी, जरूर। जय
आराम हो जाइएगा। इस नाचीज को भूलिएगा मत सरकार। अरे ठाकुर, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? अब ये कहाँ गया? हाँ, ये कहाँ इसको हाथ में रखो और जो कहा है उसको याद से सीख लेना। जी हुजूर। आइए आपको स्टेशन छोड़। हाँ हाँ, चलो। क्या बदतमीजी है ये? हेलो 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 ईश्वरी, ईश्वरी, तुमने देखा नहीं वो लोग कैसे वहां बदतमीजी कर रहे थे? बदतमीजी वो नहीं, बदतमीजी तुम कर रहे थे भी। मगर ईश्वरी, चुप! एक शब्द मत बोलना। हर समय, हर वक्त, हर जगह तुम ही सही नहीं हो सकते हो। असल बात तो ये है कि तुम पर अब एक नशा चढ़ चुका है। नशा रौब का, नशा रईसी का, नशा जमींदारी का। कहाँ गया वो वीर जो हर बात पर जमींदारों का विरोध किया करता था? कहाँ गया वो वीर जो जमींदारों द्वारा उठाए हर कदम को गरीबों के खिलाफ समझा करता था? कहाँ गया वो वीर?
वो तो वहां मौजूद लोगों ने मुझे उकसाया और मुझे मजबूर किया कि मैं... उन्होंने कुछ नहीं किया, सारी गलती तुम्हारी है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताई, तुम्हें तुम्हारी हैसियत याद दिलाई जो कि तुमसे बर्दाश्त न हुई, और तुमने अपना आपा खो दिया, उन पर हाथ उठा दिया। इसी को नशा कहते हैं वीर बाबू, इसी को नशा कहते हैं। जब वो इंसान के दिमाग पे चढ़ता है ना तो वो खुद भूल जाता है कि वो स्वयं है क्या। मुझे तो लगता है कि मैंने तुमको घर ले जाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। ना मैं तुम्हें घर ले गया होता और ना आज तुम्हारी ये हालत होती। पता है वीर, मुझको तुम्हें क्या अच्छा लगता था? तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी बातों की सच्चाई, ये सब सच्ची हुआ करती थी, इसीलिए हमारी दोस्ती सच्ची हुआ करती थी। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। ये तुम क्या... चुप, एक शब्द मत बोलना। मैं मानता हूं मुझ पे नशा चढ़ गया था। तुम चाहे तो मुझे जो सजा देना चाहो दे लो, मुझे मार लो दोस्त, पर ये मत बोलो कि तुमने अपने दोस्त को खो दिया। ईश्वरी, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दोस्त, मुझसे भूल हो गई। मुझे माफ कर दो। पक्का ये दोबारा गलती नहीं हो? वादा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि कल सुबह तो परीक्षा है, अब खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। हम लोग वही स्टेशन के बाहर भोजनालय में खाना खाने चले। इस बार तुम शाही पनीर नहीं खिलाओगे? शाही पनीर नहीं खिलाता मैं तुम्हें। ये थी हमारी आज की प्रस्तुति, इंडियन आर्ट एवं कल्चर सोसाइटी की प्रस्तुति नशा। मैं 2 मिनट चाहूँगा सिर्फ आप लोगों से, आप सारे अतिथियों से मेरा 2 मिनट का अनुग्रह रहेगा कि आप हमारे इन कलाकारों से ज़रूर मुखातिब हो लीजिए, इनका परिचय ज़रूर जान जाइए। मैं बहुत जल्दी अपना सारा काम कर लेना चाहता हूँ, आप सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। आइए हम मिलते हैं आज के हमारे इस नशा के पात्र परिचय में। जो मुख्य भूमिका में थे वो थे ईश्वरी के रोल में सत्यम तिवारी जी, उनसे मैं आप चाहूँगा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। वीर की भूमिका में थे कौस्तुभ जी, कौस्तुभ पांडे। जमींदार की भूमिका में थे हमारे पंकज गौड़ जी। रियासत अली की भूमिका में थे रोहित वाजपेयी। ठाकुर की भूमिका में थे अभिनव शुक्ला। मुनीम जी के रोल में थे प्रतीक शुक्ला। सरकारी अफसर अभिनव मौर्य। और यात्री की भूमिका में थे, जिनका भी अहम रोल था, वो थे हमारे राहुल यादव, आशीष सिंह, शुभेंदु कुमार, शुभांश खन्ना, अभिषेक सिंह और सौरभ शुक्ला। हमारे इस नाटक के जो प्रकाश परिकल्पना थी किया है वो थे हमारे अनुज कुमार भैया। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो आ जाए मंच पे। ध्वनि संचालन किया है अंकित कश्यप। मंच सज्जा प्रतीक शुक्ला और शुभम सिंह, ये हमारे मंच के परे हैं। वस्त्र विन्यास में अभिषेक सिंह, शुभम सिंह एवं निकिता गौतम जी का नाम है। रूप सज्जा में मोहम्मद हामिद। मैं ज़रूर चाहूँगा इन सारे कलाकारों को उनके रूप में लाने के लिए मोहम्मद हामिद जी। प्रस्तुति नियंत्रक थे हमारे जगदीश गौड़ जी। एक ज़ोरदार ताली होनी चाहिए, उन्होंने सारा मेहनत किया, इतने दिन की मेहनत का ही ये आज रिजल्ट है। परिकल्पना पंकज गौड़ जी का था। सहायक निर्देशक अभिषेक गिरी जी। एक ज़ोरदार ताली होनी चाहिए अभिषेक गिरी जी। और इन सब को लेकर इस पूरे नाटक का जो निर्देशन किया है वो है हमारे तेजेंद्र सिंह और तेजू भैया, और तेजू भैया। मैं चाहूँगा कि एक ताली हो जाए।
और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे कर्मी अभिषेक भैया हमारे मुख्य अतिथि श्री अजामिल जी को मंच पे ले आएं और मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो हमारे निर्देशक जी का सम्मान के तौर पे उन्हें सम्मानित करें। सर, हमारे तेजेंद्र सिंह जी को मैं चाहूँगा कि आपके हाथों से सम्मानित किया जाए। ये हमारी प्रस्तुति थी। हमें कई चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ रहा था, कोविड-19 के जारी निर्देशों का भी हमें पालन करना पड़ रहा था, लेकिन एक ज़ोरदार ताली हो जानी चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। और अंत में मैं चाहूँगा कि हमारे मुख्य अतिथि श्री अजामिल जी अपने 2 शब्दों से आशीर्वचन के रूप में हमें जरूर कुछ कहें। श्री अजामिल सर जी। इस प्रस्तुति के बारे में अगर एक शब्द में मुझे कुछ कहना हो तो मैं यही कहूँगा, अद्भुत, अद्भुत प्रस्तुति। मैं अभिभूत हो गया। प्रेमचंद जी ने करीब 300 साढ़े 300 कहानियाँ लिखी हैं और उनकी 15-20 कहानियाँ ऐसी हैं जो हम रंगकर्मियों को बहुत प्रिय हैं। हालांकि उनकी सारी कहानियाँ ऐसी हैं कि सबका प्रस्तुति करने का मन होता है। ये कहानी नशा, आपने देखा कि कितनी साफ गोई के साथ अपने संदेश को आपके बीच में रख देती है। कहीं कोई बेईमानी नहीं, कोई छल प्रपंच नहीं, कोई कपट नहीं, सीधे आपके सामने अपने संदेश को रख देती है। ये केवल प्रेमचंद और प्रेमचंद ही कर सकते हैं। ये उन्हीं की कलम की ताकत है। इसका निर्देशन तेजेंद्र ने किया। मुझे आश्चर्य होता है, तेजेंद्र को मैं बहुत दिनों से काम करते हुए देख रहा हूँ मंच पर, लेकिन इतने बारीक ऑब्जर्वेशंस इसने निकाले। तेजेंद्र ने इतनी बारीकी से इसका निर्देशन किया है, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके शॉर्ट डिविजन्स बहुत अच्छे हैं, अलग अलग सीन्स को बहुत अच्छे ढंग से सजाया है। ये कहानी मुश्किल थी, बयान करना मंच पर बहुत मुश्किल काम था ये, लेकिन तेजेंद्र ने कर दिखाया। छोटे छोटे टुकड़े में कहानी पूरे प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है। और मैं क्या कहूँ, इसके जो कलाकार हैं, कहीं से लगते ही नहीं कि इसमें कोई नया कलाकार भी है। सब मंजे हुए कलाकार, सबकी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी, बहुत अच्छे ढंग से बोलते हैं सबकी डायलॉग डिलीवरी में जान है, जीवंतता है। ऐसा लग रहा था कि वो सब कहीं से रटा हुआ नहीं बोल रहे हैं, जी रहे हैं, उन चीज़ों को जी रहे हैं। और यही वजह थी कि नशा जैसी कहानी आज इस मंच पर जीवंत हो उठी। हम सारे कलाकारों को, आप सब कलाकारों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसमें से बहुत सारे कलाकार तो बहुत सीनियर कलाकार हैं और बहुत से नए चेहरे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो सब अद्भुत काम कर रहे हैं। इस टीम को संभाल कर रखने का वक्त आ गया है। इसके एक एक हीरे को, एक एक नगीने को संभाल कर रखने का वक्त आ गया है। ये टीम जितने संभाल के हम रखेंगे, शायद नशा जैसी और 400-500 कहानियाँ करेंगे आगे चल कर के, मगर हमारे पास इतनी सशक्त टीम होनी चाहिए। और तेजेंद्र ने ये टीम बना ली है। मैं तेजेंद्र पर ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ कि तेजेंद्र इसको बहुत संभाल के रखें, एक एक नगीने को संभाल कर रखें। बहुत अच्छा अभिनय किया। मैं अलग अलग बधाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा अभिनय किया है। ख़ासतौर से आपका नाम तो मुझे बहुत याद आ रहा है। हाँ, बहुत ही बढ़िया अभिनय किया। उन्होंने भी बहुत अच्छा अभिनय किया। जो आपके मित्र बने हैं, आपके जो मित्र हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा अभिनय किया। हाँ, कौस्तुभ, हाँ, बहुत अच्छा अभिनय किया। और जो हमारे जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे, जिन्होंने सपोर्ट किया, सहयोग किया इसको और कथा के प्रवाह को बनाने में मदद की, वो सारे आर्टिस्ट इतने आसानी से एक दूसरे से जुड़ रहे थे और कथा के प्रवाह को और गति दिए हुए थे। हमें कहीं से नहीं लगता कि मैं किसी नई पैदा हुई संस्था का ये प्रोडक्शन देख रहा था। कमाल कर दिया आप सब लोगों ने, कमाल कर दिया है, बहुत अच्छा। मैं अभिभूत हूँ और मैं कहता हूँ ये प्रस्तुति अद्भुत है,
अद्भुत है, इसे बार बार होना चाहिए। प्रेमचंद की ये कहानी इतनी सशक्त है कि इसकी प्रस्तुति बार बार होनी चाहिए। सरकार को ऐसी प्रस्तुति के लिए खुलकर अनुदान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सारा धन्यवाद। तो ये थी हमारी प्रस्तुति, इंडियन आर्ट एवं कल्चर सोसाइटी की प्रस्तुति नशा। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। एक बार मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और आज विश्व रंगमंच दिवस की बधाई भी ज़रूर देना चाहूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट, शुभ रात्रि।